गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। और आपका एक बार फिर से स्वागत है चैट एंड लॉग पे। दोस्तों, जो हमारा पिछला एपिसोड था उसमें हमने बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान फॉर्म हुआ, कैसे कैसे उसकी डेवलपमेंट हुई, किस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना ने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया पाकिस्तान को बनाने में। तो दोस्तों, अब उसके आगे चलते हैं और कहानी है अब उसके आगे की। अब 1947 में भारत दो देशों में बंट चुका था, या फिर कहूँगा भारत दो हिस्सों में बंट चुका था। एक हिस्से का नाम था पाकिस्तान, जो कि एक अलग देश था, और एक हिस्से का नाम था इंडिया, जो कि एक अलग देश था। अब इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी शुरू होती है। राजा हरी सिंह, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के राजा थे। अब जब भारत दो देशों में बंट चुका था तो हरी सिंह के सामने दो तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें खड़ी हो जाती हैं, जिसके लिए उनको कुछ ना कुछ डिसीज़न लेना था। पहला उसके अंदर ऑप्शन के साथ आती है कि या तो वो अपना जम्मू कश्मीर लेके भारत में शामिल हो जाएं, या जम्मू कश्मीर लेके वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या फिर जम्मू और कश्मीर को वो एक अलग से आइडेंटिटी घोषित करें और वहाँ का राजपाट अच्छे से चलाएं। तो ये जो क्वेश्चन थे राजा हरी सिंह के सामने बड़े पेचीदा हो गए थे, बिकॉज दो बड़े मुल्क थे, या फिर मैं कहूँगा भारत एक बड़ा मुल्क था जिससे हेल्प लेते थे जम्मू कश्मीर के सभी लोग, और कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी थी जम्मू एंड कश्मीर की भारत। तो हरी सिंह ने जो फाइनली फ़ैसला लिया, उन्होंने ये फ़ैसला लिया कि वो जम्मू और कश्मीर को एक अलग से आइडेंटिटी में ही रहने देंगे और वहाँ पे अपना शासन रखेंगे। इसके लिए दोस्तों, जब ये प्रस्ताव हरी सिंह इंडिया और पाकिस्तान के सामने रखते हैं तो पाकिस्तान इस चीज़ को तुरंत मान लेता है, जबकि इंडिया इसमें निर्णय लेने में थोड़ा समय मांगता है। पर ये जो पाकिस्तान ने एकदम से हरी सिंह की बात मान ली थी, इसके पीछे भी एक साजिश थी, और बड़ी साजिश थी। तो जैसे ही पाकिस्तान ने हरी सिंह की बात मानी तो हरी सिंह भी कहीं ना कहीं निश्चिंत हो गई कि चलो ठीक है, अब मेरा सेटल डाउन हो गया, इंडिया पाकिस्तान अलग हो चुका है और हम भी एक अलग स्टेट के रूप में दिखाई देंगे पूरे विश्व के मैप पे। पर ऐसा था कुछ नहीं। मैं कहूँगा पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी थी जम्मू और कश्मीर को हथियाने की, ये उसका एक हिस्सा था जिसको कहीं ना कहीं वो एक निर्णायक रूप देने जा रहे थे। तो दोस्तों, ये समय था 22 अक्टूबर 1947 का। अक्टूबर का महीना आपको पता है थोड़ा ठंड भरा हो जाता है, और कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह पे जहाँ की बर्फ़बारी बहुत होती है और खूबसूरती उसकी देखते ही बनती है, लेकिन अचानक से इस खूबसूरती के बीच में एक बड़ा दाग लगता है। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान 20 काबली ग्रुप्स को जम्मू एंड कश्मीर में एंटर होने देते हैं, और आप देखिए कि एक ग्रुप की तादाद तकरीबन 1000 ट्राइबल शोल्डर्स होते हैं। पूरे जम्मू और कश्मीर में तबाही मचा दी जाती है। लोगों का जीवन, जो कि बड़े शांति से रह रहे होते हैं, इतना खुशनुमा मौसम एंजॉय कर रहे होते हैं, उस माहौल को पूरी तरह से बिगाड़ दिया जाता है, पूरी तरह से उसको निस्तो नाबूद कर दिया जाता है, लोगों की ज़िंदगी तबाह कर दी जाती है। और दोस्तों, यहाँ भी मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊँगा। सिख कम्युनिटी को और हिंदू कम्युनिटी को ही यहाँ पे मेन टारगेट बनाया जाता है। लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, यहाँ तक कि हॉस्पिटल्स को भी नहीं बख्शा जाता। बीमार लोगों को, इंजर्ड लोगों को भी हॉस्पिटल में घुस के मारा जाता है। और दोस्तों, जब इतने बड़े पैमाने पे नरसंहार किया जाता है तो अब मैं कहूँगा दहशत का एक नंगा नाच हो रहा होता है पूरे जम्मू और कश्मीर में, जिसको देखते ही मुझे लगता है कि राजा हरी सिंह के भी कहीं ना कहीं हौसले टूटना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास बचाव के वो साधन नहीं थे, उनके पास बचाव की वो टेक्निक्स नहीं थी जिससे वो अपने लोगों को सेव कर सकें। और दोस्तों, वो जो ज्योग्राफी थी वो इस तरह से थी कि मैक्सिमम 70% मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी इस चीज़ का एडवांटेज भी लेना चाह रहे होंगे कि मुस्लिम जो कम्युनिटी को धर्म के आधार पर भड़काया जा सके, या फिर धर्म के आधार पर अपने तरफ किया जा सके, और पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर बड़ा स्मार्टली हटाया जा सके। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि 25 नवंबर 1947 को एक बहुत बड़ा काला दिन होता है, जिसमें 400 महिलाएं कुएं में जान देती हैं। और जब आप इसकी वजह जानेंगे तो शायद आपका खून भी खोल जाएगा। ये महिलाएं अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती हैं, जो कि उस टाइम का, या फिर अब भी अगर हम बात करें इसके बारे में, तो सबसे बड़ा नरसंहार होगा जो कि स्त्रियों के साथ, जो कि हमारी औरतों के साथ किया गया, जो कि आतंकियों द्वारा किया गया। तो दोस्तों, पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसमें अपनी इन्वॉल्वमेंट को हमेशा नकारता रहा है, शायद आज भी नकारता है। उस समय की अगर हम बात करें, जो पाकिस्तानी पीएम थे लियाकत अली,
लगातार मीटिंगें करते हैं, लगातार अपनी स्ट्रैटेजीज़ प्लान करते हैं अपने ऑफिशियल्स के साथ कि किस तरह से ब्रूटली मेथड्स को अप्लाई करके जम्मू और कश्मीर को हथियाया जा सके। तो दोस्तों, जब ये साजिशें चल रही थी, कहा जाता है कि एक हिंदुस्तानी आर्मी ऑफिशियल जिनका नाम OS कलकत था, उनको इसके बारे में जानकारी थी और ये जानकारी अपने सीनियर अधिकारियों को भी देते हैं। कहीं ना कहीं उनको कलकत की बातों के पीछे लगता है कि जानकारी का अभाव है और इसके फैक्ट एंड फिगर क्लियर नहीं है, बट इसकी सच्चाई कुछ और थी। शायद कलकत उस बुरी सच्चाई को बताना चाह रहे होंगे जिससे इतने बड़े नरसंहार को रोका जा सके। तो दोस्तों, अब बात आमने सामने की हो जाती है। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान अपनी फुल कैपेसिटी में श्रीनगर के ऊपरी हिस्सों पे हमला कर देता है। ठीक है, श्रीनगर का काफ़ी सारा हिस्सा मैं कहूँगा पाकिस्तान के कब्ज़े में आ जाता है और उनको हथिया लिया जाता है। इसके बाद जब उनका मेन टारगेट आता है श्रीनगर, तो श्रीनगर के उन ऊपरी हिस्सों में कब्जा करने के बाद पाकिस्तान का मेन टारगेट आता है कि किस तरह से श्रीनगर को हथियाया जा सके, किस तरह से श्रीनगर को पाकिस्तान में मिलाया जा सके। अब यहाँ पे बड़े एक फ़नी इंसिडेंट सामने आता है। मकबूल शेरबानी, जो कि एक मुस्लिम समुदाय के संबंध रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो पाकिस्तानी फ़ौज या फिर मैं कहूँगा टेररिस्ट उनसे श्रीनगर जाने का रास्ता पूछते हैं। बिकॉज़ श्रीनगर के जो ऊपरी इलाके हैं, चाहे वो बारामूला हो, वहाँ की जो जियोग्राफिकल सिचुएशंस हैं बहुत मुश्किल हैं। बिना रास्ते के या फिर बिना लोकलाइट की हेल्प से आप श्रीनगर मेन सिटीज़ में या फिर इलाके के मेन हिस्सों में आप एंटर नहीं कर सकते। बिकॉज़ एक तरफ आपको गहरी खाइयाँ दिखती हैं और जोग्राफिकल सिचुएशंस इतनी डिफ़िकल्ट होने की वजह से आप रास्तों को सही से जज नहीं कर सकते। तो वहीं पे मकबूल शेरवानी जो उन मिलिटेंट्स को या पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स को मैं कहूँगा भटकाने की कोशिश करते हैं। 2 दिनों तक वो पाकिस्तानी जो सेना होती है उसको भटकाते हैं और किसी ना किसी तरह से मिसलीड करते हैं। उनका इंटेंशन में भी यही रही होगी कि किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को कोई हेल्प मिले, किसी ना किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को बचाया जा सके। बट जब अंत में पाकिस्तानी जो टेररिस्ट हैं या फिर आर्मी ऑफिशियल हैं, उन्हें पता लगता है कि मकबूल उनका बेवकूफ़ बना रहे हैं और उन्हें भटका रहे हैं, उन्हें बेरहमी से कत्ल कर दिया जाता है और आगे का रास्ता वो खुद ही तय कर। तो दोस्तों, अब जो सिचुएशन थी बहुत ख़राब हो चुकी थी। पाकिस्तानी टेररिस्ट या पाकिस्तानी फ़ौज ने काफ़ी बड़ा हिस्सा हथिया लिया था कश्मीर का। हरी सिंह के लिए अब जो मुसीबतें थी बढ़ती जा रही थी, उनके पास ऑप्शंस थी जो ख़त्म होती जा रही थी। तो हरी सिंह अब क्या चाहते थे कि किसी ना किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को बचाया जा सके। हरी सिंह विदाउट मिसिंग एनी सिंगल मोमेंट इंडिया के पास जाते हैं, इंडियन अधिकारियों से बात करते हैं कि उन्हें सेव किया जा सके, उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। क्योंकि दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर हम डिप्लोमेटिक वे में जाते हैं तो कोई भी कंट्री किसी भी कंट्री को विदाउट एनी कंडीशन या फिर विदाउट एनी नॉर्म प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, जबकि उसमें हथियार या फिर लड़ाई जैसी बातें इन्वॉल्व हुई हैं। तो हरी सिंह को ये सबसे अच्छी ऑप्शन लगती है। बिकॉज़ इंडिया शुरू से इंडिपेंडेंट कंट्री रही है, डेमोक्रेटिक कंट्री रही है और उन्हें कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर इंडिया के साथ जाने में दिखता है। तो हरी सिंह इंडिया में विलय होने का निर्णय करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब जम्मू एंड कश्मीर का भारत में विलय होता है, भारत में लोग मिलते हैं, तो पाकिस्तान के नापाक इरादे भारत के पास पहले से ही होते हैं। उन्हें इसके बारे में इंटीमेशन होते हैं कि किस तरह से ये पाकिस्तान की प्रॉपर एक सोची समझी साजिश थी जिससे वो जम्मू एंड कश्मीर को हथियाना चाह रहा था। जिनकी स्ट्रैटेजी थी कि वहाँ पे ऑलरेडी 70% मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया था, वहाँ के लोगों को भड़काया जा सके और धर्म के नाम पे और पावर के नाम पे पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर को हथियाया जा सके। तो दोस्तों, 26 अक्टूबर 1947 जो कि एक ऐतिहासिक दिन था, जम्मू एंड कश्मीर का विलय हो जाता है इंडिया में। बिना किसी देरी के 27 अक्टूबर 1947 को भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ाई की शुरुआत करता है। दीवान रंजीत रॉय, जो कि इंडिया की तरफ से इस लड़ाई को लीड करते हैं और पाकिस्तान को एक करारा जवाब देते हैं कि बॉस, इतना इजी नहीं है किसी को परेशान करना। अब जम्मू एंड कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया और भारत पे हाथ डालना इतना आसान नहीं है। दीवान रंजीत रॉय पाकिस्तानियों को पूरी तरह से पस्त कर देते हैं, लेकिन पाकिस्तान अब तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे पहुंच चुका होता है। पूरी श्रीनगर में उनकी एक तरह से डोमिनेंस आ चुकी होती है, उनके लोग पूरे श्रीनगर में फैल चुके होते हैं और इस समय पाकिस्तान को उनकी पोजीशन से हटाना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाता है।
दीवान रंजीत रॉय बहादुरी से पाकिस्तान का सामना करते हैं और अंत में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, इन बिटवीन पाकिस्तान बहुत मजबूत सिचुएशन में पहुंच चुका होता है। बड़ी ब्रूटली बच्चों का, औरतों का कत्लेआम करना जारी रखता है। उनके दिल में मैं कहूँगा किसी तरह का कोई दया धर्म नहीं होता और जुनून होता है कि किसी ना किसी तरह से जम्मू एंड कश्मीर को हथियाना है, और उनके पास उन्हें लगता है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसको उनको ग्रैब करना ही चाहिए। 25 अक्टूबर को वो एक बड़ा हिस्सा, मैं कहूँगा एक बड़ी सफलता पाकिस्तान के हाथ लगती है। मीरपुर जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है श्रीनगर का, उसको कम्प्लीटली उस पर डोमिनेंस ले लेते हैं, उसे हथिया लेते हैं। तो दोस्तों, पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई थी, पिक्चर अभी बाकी थी। इंडिया जो कि धीरे धीरे अपनी पोजीशनिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा था, 23 जनवरी 1948 को वो एक बड़ी विक्ट्री हासिल करते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और पूरे का पूरा तुंग रीजन पे इंडियन आर्मी अपना टेक ओवर कर लेती है। दोस्तों, इसके बाद इंडियन आर्मी का भी मनोबल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो वो मलाल था, वो जो गुस्सा था, वो दिखना शुरू हो जाता है, और वो पाकिस्तान को धीरे धीरे धूल चटाना शुरू कर देते हैं। 6 फरवरी 1948 को भारत के हाथ में एक बड़ी सफलता लगती है, और वो नौशेरा को अपने कब्ज़े में ले लेते हैं। नौशेरा को पूरी तरह से पाकिस्तानी फ़ौजों से आज़ाद करवा देते हैं। तो दोस्तों, इसके आगे की जो कहानी है वो शायद इस पूरी लड़ाई का सबसे रोमांचक हिस्सा है। जहानगढ़ जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, पाकिस्तान उस पर कब्ज़ा ले चुका था। अब ये जो हिस्सा है पाकिस्तान के लिए बड़ा ही एक, मैं कहूँगा कि मनोबल बढ़ाने वाली चीज़ होती है। लेकिन 5 मार्च 1948 भारतीय सेना एक नए कैंपेन की शुरुआत करती है, ऑपरेशन विजय। तो दोस्तों, अब इस लड़ाई का सबसे मुश्किल और अहम हिस्सा था जहानगढ़। जहानगढ़ जो कि पाकिस्तान ने हथियाया हुआ था और एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा था पाकिस्तान के लिए। 5 मार्च 1948 को भारतीय सेनाओं द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन विजय। और आप मानिए ये ऑपरेशन 2 महीने तक चलता है, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवाते हैं, कई लोग अपनी शहीदी देते हैं, और अंत में भारत जहानगढ़ पे अपनी विजय हासिल करता है और जहानगढ़ को पाकिस्तानी फ़ौजों से मुक्त करा लेता है। दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगा। उस्मान शहीद जो कि ऑपरेशन विजय को लीड कर रहे थे, 2 महीने तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उससे पाकिस्तानी फ़ौजें इतना डरना शुरू हो गई थी कि उन्होंने उस समय के 50,000 रुपये उनकी मौत पे या फिर उन्हें ज़िंदा पकड़ने पे इनाम रखा। जैसे ही दोस्तों ये कैंपेन ख़त्म होता है, उस्मान मीरपुर को पाकिस्तान के चंगुल से बाहर निकाल लेते हैं, बट उन्हें शहीदी देनी पड़ती है, इसके लिए शहादत देनी पड़ती है और वो शहीद हो जाते हैं। 3 जुलाई को उस्मान शहीद हो जाते हैं। तो उनकी शहीदी यूं ही ख़राब नहीं जाती। जुलाई एंड में भारतीय फ़ौजें जहानगढ़ को पाकिस्तानी चंगुल से बाहर निकालने में कामयाब हो जाती है, जहानगढ़ को आज़ाद करवा लेती है। अब दोस्तों, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है। जबकि पाकिस्तानी जो कि सैन्य बल से तकरीबन हार मान चुकी थी, अब पाकिस्तान के सामने रहता है धर्म का सहारा लेना। पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न हिस्सा था, जो कि लार्जली मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया था, वो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान उन्हें धर्म के नाम पे भड़काता है, धर्म के नाम पे उन्हें अलग करना चाहता है, और किसी ना किसी तरह से वो कन्विंस करता है कि हम पाकिस्तानी हैं, हम लोग इस्लाम को मानते हैं और वो भी इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, और वो पाकिस्तान के साथ ही सेव हैं। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की साजिश कामयाब रहती है। वो कामयाब हो जाता है उन लोगों को कन्विंस करने में कि उन्हें पाकिस्तान के साथ आना चाहिए। इसके साथ इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई लगातार चलती जा रही थी, बट पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त होते जा रहे थे। पाकिस्तानी जो सोर्सेस से धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे थे। 24 नवंबर को भारतीय सेना एक और कामयाब ऑपरेशन करती है, जिसमें कारगिल को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करा लिया जाता है। कारगिल भी भारतीय क्षेत्र में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, इस लड़ाई को तकरीबन 1 साल हो चुका होता है। 13 अगस्त 1948 को यूएन इसमें एंटर करता है और दोनों देशों को ये विनती करता है कि उन्हें सीज़ फायर कर देना चाहिए। सीज़ फायर को होते होते भी एक लंबा समय लग जाता है, और अंततः 1 जनवरी 1949 को सीज़ फायर ऑफिशियली अनाउंस कर दिया जाता है और ऑफिशियली सीज़ फायर कर दिया जाता है, लड़ाई रोक दी जाती है। अब यूएन जो कंडीशंस दोनों देशों पे लगाता है वो ये है कि 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से में आता है, जिसमें मुस्लिम डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, मुस्लिम डोमिनेटिंग लोग होते हैं,
तो वो 1/3 हिस्सा पाकिस्तान को दे दिया जाता है। इसके अलावा 2/3 हिस्सा भारत के हिस्से में आता है, जिसमें कि दूसरे धर्मों के लोग भी रह रहे होते हैं मुस्लिम आबादी के साथ साथ। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी खींच दी जाती है, जिन्हें हम LOC बोलते हैं। LOC बना दी जाती है और दोनों देशों को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस LOC की हमेशा पालना की जाएगी, इस LOC के बाहर कोई नहीं जाएगा। दोस्तों, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, तकरीबन 1100 से अधिक इंडियन शोल्डर्स को अपनी जान देनी पड़ी। इसके अलावा 6000 पाकिस्तानी शोल्डर भी मारे गए। ये थी दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान की पहली लड़ाई, जिसमें कि बड़ा कत्लेआम हुआ, बड़े बेरहमी तरीके से लोगों को मारा गया, जिसमें बच्चों को, औरतों को और बीमार लोगों को, बुज़ुर्गों को भी नहीं छोड़ा गया। और ये जो चीज़ें थी, मैं कहूँगा दिल को दहलाने वाली। अगर हम अपने इतिहास के पन्नों को देखते हैं, किस तरह से जो भारत है, जो जम्मू एंड कश्मीर है, उस पर ज़ख्म दिए गए, उसको कुरेदा गया। और मैं कहूँगा बार बार अभी तक ये जो साजिशें हैं पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं इंडियन लोगों पे। आपके क्या व्यूज़ हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अपने थॉट या फिर आपके पास कुछ इससे अलग जानकारी हो तो प्लीज़ हमसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।